हाय एवरीवन। हम क्लास 6 की जो एनसीईआरटी की सीरीज़ लेके चल रहे हैं उसमें हम दूसरे चैप्टर को आज स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो दूसरा चैप्टर है वो महासागर एवं महाद्वीपों के बारे में बता रहा है। इस चैप्टर में आपको क्या-क्या चीज़ें समझने को मिलेंगी वो एक बार मैं ब्रीफ कर दूँ, फिर हम उससे आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो है महासागरों और महाद्वीपों के महत्व के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और उनकी संख्याओं के बारे में कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। तो क्लास 6 के अनुसार इसमें कुछ बदलाव भी किए गए हैं। जैसे महाद्वीपों की संख्या को लेकर के जो एक विवाद है, वो इसमें उठाया गया है और उसको बहुत बारीकी से बताया भी गया है। साथ ही साथ अन्य जो महत्वपूर्ण जो घटनाक्रम हैं, उनको भी यहाँ पे रखने का प्रयास किया गया है। जैसे कि महाद्वीपों की संख्या किस तरीके से निर्धारित हो रही है या फिर उसके पीछे के क्या सिद्धांत, ये सारी चीज़ें बताने का प्रयास इसमें किया गया है। देखो यहाँ पे एक और चीज़ है, जैसा मुझे दिख रहा है कि हर चैप्टर में कहीं न कहीं एक कोटेशन जो है मिल रहा है किसी भी पुराने प्रसिद्ध जो है लेखक या व्यक्ति का। जूल्स वर्ने का एक स्टेटमेंट दिया गया है। इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है आपके लिए? इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है कि यूपीएससी का ये नेचर रहा है कि जब भी नई एनसीईआरटीज़ आई हैं, उसने हमेशा वहाँ पे कोटेशन से या किसी मतलब ऐतिहासिक व्यक्ति का नाम दिया गया, तो उसके आधार पे क्वेश्चंस बनाए हैं। तो इसमें जूल्स वर्ने का नाम दिया गया है, जिन्होंने 1870 में ये बात कही थी कि महासागर ही सब कुछ है। यानी कि महासागरों से ही उन्होंने माना कि सबकी उत्पत्ति हुई है और ये चूँकि 7/10वें भाग की बात करें कि 7/10वें भाग पे व्याप्त है। यानी कि हम जो कहते हैं 2/3 हिस्सा, वो चीज़ यहाँ पे रखा गया है और इसकी स्वाद शुद्ध और स्वस्थ है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के समय में हम जो है पर्यावरण चुनौतियाँ और महासागरीय प्रदूषण को भी लेकर के चर्चा कर रहे हैं या उसमें ज्वलंत समस्याएँ आ रही हैं, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है? मानव के बारे में वहाँ पे कहा गया है कि मानव कभी अकेला नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ जीवन अपने आस-पास ही है, अनुभव करता है। तो ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं और ये महासागरों के बारे में जो जूले का कथन है, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं कि वो प्रकृति का विस्तृत भंडार है। और कहें तो अगर आरंभ में संसार का जो आरंभ की बात की गई है, वो कहा गया है कि महासागरों से हुआ है। तो ये सब चीज़ें मतलब बहुत सारे, और उन्होंने एक तरीके से भविष्यवाणी भी की है कि क्या जाने कि इसका अंत भी महासागरों से ही हो। जीवन जो उत्पन्न हुआ है उसका अंत महासागरों से हुआ। तो अगर आपने देखा हो 2012 मूवी जो आई थी, जो माया कैलेंडर के हिसाब से जो है मानव जगत और पूरी पृथ्वी के विनाश की बात करता है। तो उस मूवी में एक तरीके से महासागरीय प्रलय की बात की गई है। हमारे यहाँ जो अगर देखो आप, तो मनु की अवधारणा जो है वो किस आधार पे है कि वो बार-बार जो प्रलय आ रहा है और मनु जो है आकर के, मनवंतर जो है, वो आकर के जो है जीवन का सृजन करते हैं, तो उसी आधार पे है। तो उन चीज़ों को जूल्स वर्ने ने भी उठाया था 1870 में। इस चैप्टर में आप क्या-क्या चीज़ें समझ पाओगे? तो महासागर और महाद्वीप क्या हैं ये आप जान पाएँगे। महासागर और महाद्वीप जो हैं पृथ्वी पर जीवन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं, ये चीज़ें आप जान पाएँगे। देखो इसमें इम्पोर्टेंट जो मैंने इसको इसलिए पेज को हर कहूँगा कि हर पेज पे आप कुछ बारीकियों को ध्यान रखिएगा। सीधे-सीधे यूपीएससी वहाँ से क्वेश्चन पूछती रही है। लूनर लूनर जो रिकॉग्निशन ऑर्बिटर है हमारा, एलआरओ जो बोलते हैं, उसके द्वारा जो पृथ्वी की इमेज ली गई थी, उस इमेज को यहाँ पे उपयोग किया गया। अब ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है कि आप इसको लेकर के थोड़ा-सा ध्यान में रखिएगा कि एलआरओ क्या है, किस चीज़ के लिए भेजा गया था, कब भेजा गया था, ये चीज़ें आप थोड़ा-सा अगर जानते हो तो बहुत इम्पोर्टेंट तौर पे आप चीज़ों को लेकर के क्लियर रहोगे। हो सकता है कि अगले कुछ ही क्वेश्चन्स में आ जाए, तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट रहेंगी आपके लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो यहाँ पे बताया गया चैप्टर में, तो बेसिकली क्लास 6 की एनसीईआरटी, तो इसमें बेसिक परिभाषाएँ देने के प्रयास किए गए हैं। यहाँ पे अगर महाद्वीप की बात की जाए तो महाद्वीप को जो कहा क्या क्या है, भूखंड है। भूमि के एक बड़े खंड को भूखंड कहते हैं और इसका निरंतर जब विस्तार होता है तो उसे महाद्वीप कहा जाता है। तो इस परिभाषा को आप यूज़ कर सकते हैं और ये परिभाषाएँ भी प्रश्नों में आ सकती हैं। तो इसलिए खास करके प्रीलिम्स की परिभाषाओं वाले जो क्वेश्चन्स होते हैं, उनसे ये बहुत आसानी से यहाँ पे प्रश्न बनाने की क्षमता रखते हैं। अब वहीं दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज़ है ना, कि आपको ये अगर दे दिया जाए कि जलवायु के निर्धारण में या निर्माण में महासागर और महाद्वीपों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे या आपने गलत करके चले आना है। तो इस चीज़ से बचने की ज़रूरत है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रीलिम्स में आपके लिए सीधे-सीधे क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि जो भी आप घटनाक्रम या जो आप तंत्र विकसित होते हुए देखते हो उसमें किसका योगदान होगा? अगर मूल रूप से देखोगे तो वो या तो भूमि होगी या फिर जल बॉडी होगी। तो वाटर बॉडी और लैंड की बात करें तो महाद्वीप और महासागरों को आप इग्नोर नहीं कर सकते। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिएगा। यहाँ से सिंपल स्टेटमेंट के क्वेश्चन सीधे उठाए जा सकते हैं। अगर वो दे दे कि महासागरों और महाद्वीपों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से क्या सही है, ये बताइए या उनका विकल्प चुनिए। तो सबसे पहले अगर वो दे दे कि
भूमि के बड़े-बड़े खंड जो होते हैं, भूखंड होंगे और उनसे उनका जो निरंतर विस्तार होगा, वो महाद्वीप कहलाएगा। लेकिन अगर वही दूसरा कथन दे दिए आपको कि पृथ्वी की जलवायु के निर्माण में महासागर और महाद्वीपों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, तो आप शायद इस स्टेटमेंट को लेकर के कन्फ्यूज़ हो जाओ, वहाँ पे। ऐसे आप घर पे आसानी से सॉल्व कर सकते हो इसको, लेकिन ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। तो आप थोड़ा-सा इन पे ध्यान रखेंगे, जो इम्पोर्टेंट लाइन्स हैं, इनको बल्कि आप जो है, एक तरीके से समझ लीजिए अपने लिए। इसी तरीके से देखो महासागरों की भूमिका के बारे में जो है, यहाँ पे भारतीय नौसेना की बात की गई है। भारतीय नौसेना के प्रतीक चिन्ह में च नो वरुणः करके लिखा है, संस्कृत का जो आदर्श वाक्य यूज़ किया जाता है। तो हे वरुण हमारे लिए कल्याणकारी हो। तो वरुण कौन है? वरुण जो है अगर आप वैदिक ग्रंथों में देखेंगे तो वरुण जो है महासागर के देवता। और एक और चीज़ है, वो नैतिक मूल्यों को भी जो है महत्व देते हैं। तो इसलिए इनको वरुण को जो है दोनों चीज़ों के लिए माना जाता है कि उनकी ज़िम्मेदारी थी कि इन चीज़ों का वो नियंत्रण करें। तो यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है? तो यहाँ पे इनके बारे में क्या बताया गया कि ये जो है अगर वरुण की बात करें तो महासागर, आकाश और जल से संबंधित जो है वैदिक देवता वरुण की स्तुति है। तो बेसिकली वरुण के लिए क्या कहा गया कि वरुण का संबंध किन-किन चीज़ों से? महासागर से, आकाश से और जल से। तो जल और महासागर तो आपके लिए क्लियर रहेगा। आकाश की भी बात की गई है तो ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ से लाइन से क्वेश्चन बन सकता है कि वरुण की ऋग्वैदिक जो वैदिक देवताओं में से एक वरुण जो है, उनकी पूजा बेसिकली महासागर और जल के देवता और आकाश के देवता के रूप में की जाती रही है। तो शायद आप गलत करके हो क्योंकि आकाश आप कई बार मिस कर जाते हो। आकाश जो है आप उतनी आसानी से याद नहीं रखते हो। तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हो जाएँगी आपके लिए। ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली ये जो मानचित्र है इसमें जो है 2 चीज़ों की बात की गई, सागर और खाड़ी की, जो यहाँ पे मैं चाहूँगा कि आप इस पे भी ध्यान रखें। बे और गल्फ की बात की गई है। तो इनकी परिभाषाएँ क्या होती हैं, ये चीज़ जो है बेसिकली जो शुरुआत में आप जब बुक देखोगे तो पहला जो एक इंडेक्स दिया गया जिसमें परिभाषाएँ दी गई। तो बे क्या होता है और खाड़ी क्या होती है? तो खाड़ी बेसिकली क्या होगी? वो छिछला एरिया कहलाएगा जो तो अगर जलराशियों को जो है जोड़ता है। ठीक है? बे की बात करें तो अगर सागर के जो कहा जा रहा है तो वो जो है एक बड़ा चौड़ा जो क्षेत्र होगा उसके लिए आएगा। ठीक है? ये दोनों चीज़ें थोड़ा-सा आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं तो जो मानचित्र की रेखाएँ होती हैं इनमें क्या, इसके लिए बेसिकली हमने पिछले चैप्टर में जो पढ़ा था देशांतर और अक्षांश रेखाओं के बारे में, यहाँ पे उस पे ही क्वेश्चन दिए गए हैं कि प्रत्येक मानचित्र में वृत्ताकार जो रेखाएँ हैं उनको क्या कहते हैं? वृत्ताकार जो ये रेखाएँ बनी हुई हैं इनको हम क्या कहते हैं? तो ये हमने जाना ही है, ये अक्षांश रेखाएँ हैं। ठीक है? और इन रेखाओं के लिए जो है टर्म आता है देशांतर। ठीक है? अब हमने ये प्रश्न कल ही मतलब जो पिछली वीडियो में पूछा हुआ था कि किस गोलार्ध में अधिक जल है, किस गोलार्ध में भूमि ज़्यादा है, चाहे वो पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध की तुलना करते हुए आप देख करके बताइए, चाहे आप जो है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध की तुलना करते हुए बताइए। तो दोनों चीज़ों में सिंपल सी चीज़ है कि ये यहाँ पे प्रश्न बना हुआ है कि आपके अनुसार जो है कहाँ पे भूमि ज़्यादा है और कहाँ पे भूमि का अनुपात कम है या अधिक है। एक और चीज़ जो है आपको पता ही होगा कि सभी महासागर जो है एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा जो आगे अगर देखें तो इसमें जो है कुछ समुद्री जीवन के बारे में दिया गया है जिसमें प्रवाल भित्तियों की बात की गई है, एनीमोन और तारमीन की बात की गई है। तारामीन की जो बात की गई, तारामीन यानी कि तारा मछली जो हम बोलते हैं, स्टारफिश। एनीमोन जो है एक समुद्री जीव है, प्रजाति है, उसके बारे में है। शार्क और डॉल्फिन ये सब तो आपको पता है, स्पर्म व्हेल आपको पता है। ठीक है? यहाँ पे एम्पर पेंगुइन की बात की गई है, शैवाल की बात की गई है और ये बहुरंगी जो मछलियाँ हैं जो सतही प्रवाल भित्ति के आसपास रहती हैं उनके बारे में, और ये बोनियर जो समुद्री टर्टल होता है उसके बारे में बताया गया। तो बेसिकली देखो कई बार यहाँ से क्वेश्चन जो है, अब जैसे एनोमीन और तारा मछली के बारे में जो क्वेश्चन बन चुका है पीछे में यूपीएससी में, तो ऐसी चीज़ों पे आपको थोड़ा-सा यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि जो नए नाम आपको दिख रहे हैं या जो कॉमन से थोड़ा-सा अलग हैं, उनके बारे में आप जानकारी रखिए कि वो बेसिकली कहाँ पे किस तरीके की जलवायु में या किस तरीके से रहते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं तो जल का अधिकांश भाग जो महासागरों में है, सिंपल सी चीज़ है, लेकिन ये जल कैसा है? लवणीय है, यानी खारा है, जो हम या जो एक तरीके से स्थलमंडल पे रहने वाले जीव सीधे उसका उपयोग नहीं कर सकते। और अलवणीय जल जो है उसका बहुत कम हिस्सा जो है अगर कहा जाए तो पृथ्वी पर
भूखंड पे अवस्थित है, जिसका हम उपयोग करते हैं एक संसाधन के तौर पे। तो जल एक क्या है? संसाधन है। जल एक क्या है? संसाधन है। ठीक है? तो ये चीज़ थोड़ा-सा आप इम्पोर्टेंट तौर पे अपने साथ जोड़ के रखिएगा, जो कि कहाँ पे अवेलेबल है? हिमनदों में है, ग्लेशियरों में, नदियों में, झीलों में, तालाबों में, वायुमंडल और भूमिगत जल पे। तो यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट के तौर पे आपको रखना होगा कि वायुमंडल में जो भाप है, वाष्प बनी हुई है जल की, वो चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। अब जल की कमी या जल संकट क्या होता है? बेसिकली जब आप जो उपलब्ध मात्रा है, ठीक है? और जो आवश्यक मात्रा है, आवश्यक माँग जो है, इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा, उसकी वजह से अगर ये कम हो जाए, आवश्यक माँग ज़्यादा हो जाए, उपलब्धता कम हो जाए, तो क्या होगा? वो संकट उत्पन्न हो जाएगा, कमी हो जाएगी, ठीक है? तो जब जल की जो मात्रा हमारे पास जो उपलब्ध है और जो हमारी माँग है प्रतिदिन के खर्च के हिसाब से, यानी कि उपयोग के हिसाब से, तो वो जो है अगर कम मतलब ज़्यादा हो रही है माँग, तो यहाँ पे हम जल संकट या फिर जो है कहा जाए जल की कमी का कारण या उदाहरण ले सकते हैं या उसको बता सकते हैं कि ये जल संकट है एक तरीके से। तो हम महासागरों के बारे में अब आगे अब बात करें तो महासागरों में जो है आपको पता होना चाहिए कि महासागर क्या होते हैं? महासागर जो है बड़ी जलराशि के तौर पे होते हैं जो अथाह हो, जिसकी सीमाएँ एक तरीके से हम जो है स्पष्ट तौर पे नहीं बता सकें या ना देख सकें। तो इसमें जो है पृथ्वी पर महासागरों की बात करें तो 5 महासागर हैं, ठीक है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक और अंटार्कटिका, ठीक है? इसमें सबसे बड़ा जो महासागर होगा वो प्रशांत महासागर, ये पहले नंबर पे आता है और सबसे छोटा जो महासागर है वो आर्कटिक महासागर है, ठीक है? यानी कि ये सबसे छोटे महासागर के तौर पे आएगा। इसके बाद जो है आपका जो है अगर देखें तो सीक्वेंसिंग बनती है, बाकी आप उस तरीके से रख सकते हो। जैसे अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर और दक्षिणी यानी अंटार्कटिक महासागर है, वो आते हैं। अब एक सबसे महत्वपूर्ण, हमने ये 5 महासागरों की बात कर ली, लेकिन वास्तव में अगर देखोगे तो ये सारी जो जलराशि का जो क्षेत्र है, वो एक-दूसरे से संबंधित है। अब इनका फिर हम जो है निर्धारण किस आधार पे करते हैं? तो इनका निर्धारण जो हम करते हैं, वो अपनी हम जो है आवश्यकताओं के आधार पे कर रहे हैं, ठीक है? या फिर उनकी दूसरा जो इसका कारण है, पहला है कि एक जो है अपनी सहूलियत के आधार पे हम कर रहे हैं, दूसरा जो है इनकी जो विशेष प्रजातिगत भिन्नताएँ हैं, कुछ क्योंकि ये चूँकि एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कुछ प्रजातियाँ जो विशेष रूप से उन क्षेत्रों में ही रहती हैं, तो उनके आधार पे भी हम इनका विभाजन करते हैं या उनकी जो अपनी क्लाइमेटिक कंडीशन जो हो जाती है, उसके आधार पे चीज़ों को रख रहे हैं। तो बेसिक तौर पे जो है ना, अगर देखा जाए तो ये एक-दूसरे से अलग नहीं हैं, एक ही साथ जुड़ी हुई जलराशि है, लेकिन हमने अपनी सहूलियत के लिए इनको 5 भागों में बाँट रखा है, ठीक है? तो ये चीज़ें आप थोड़ा-सा ध्यान रखना, वास्तव में ये अलग नहीं है। समुद्री जल की बात करें तो विभिन्न महासागरों में बहता रहता है और विविधतापूर्ण जो है समुद्री जीवन को जो है एक तरीके से समृद्ध समृद्ध करने में सहायक है। अब समुद्री जीवन क्या है? तो वो जो है अगर कहा जाए तो महासागरों और सागरों में पाए जाने वाले अथवा उससे संबंधित जीवों या जो भी हैं समूह वनस्पतियाँ हैं उनकी बात कर रहे हैं। वानस्पतिक इसको 2 भागों में आप बाँट सकते हो। समुद्री जो जीव हैं या समुद्री जो भी वनस्पतियाँ हैं तो उनको वनस्पति जगत और प्राणी जगत में। तो वनस्पति जगत में क्या हो जाएगा? शैवाल हो जाएँगे और पौधे हो जाएँगे, छोटे-बड़े जो भी पौधे हैं इसमें। और प्राणी जगत में जो हज़ारों जीव हैं जो साँस लेते हैं और अपने लिए आहार प्राथमिक जो है अगर कहें तो भोजन बनाने में सक्षम नहीं है प्राथमिक स्तर पे, तो वो जो है जीवों में आ जाएँगे। ठीक है? इसमें सभी तरीके के जीव, समुद्री जीव जो है शामिल होंगे। यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान रखना कि वनस्पति जगत की परिभाषा दी गई है और प्राणी जगत की जो सेम ही है। तो 2 चीज़ें कि किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले या किसी कालखंड में रहने वाले यानी कि किसी कालखंड में पाए जाते थे, उनके लिए जो है इस टर्म का हम उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो बेसिकली यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट तौर पे ये जो दिया गया ना, ये तालिका बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है कि किस गोलार्ध और किस गोलार्धों अथवा किन-किन गोलार्धों में अवस्थित है। तो इससे आप अगर थोड़ा-सा इस तरीके के क्वेश्चन्स की प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आपको बेनिफिट ये मिल जाता है कि अगर यूपीएससी क्वेश्चन अचानक से पूछती है, तो आपके लिए वो उन कोटेशन या स्टेटमेंट्स को समझना आसान हो जाता है। जैसे प्रशांत महासागर दोनों गोलार्धों में विस्तारित है, ठीक है? अटलांटिक महासागर भी दोनों गोलार्धों में प्रसारित है, लेकिन अगर हिंद महासागर की बात करें तो ये दोनों में है, लेकिन पूरी तरीके से जो अगर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा विस्तारित नहीं है, बहुत सीमित है। अगर इसे आप अधिकतम रखोगे तो लगभग-लगभग 30 डिग्री के आसपास जो अक्षांश है वहाँ तक ये विस्तारित है, ठीक है? लेकिन मुख्य रूप से ये दक्षिणी गोलार्ध में विस्तारित है। अब दक्षिणी महासागर है तो वो जो है पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में हो जाएगा, आर्कटिक महासागर है तो वो पूरी तरीके से जो है उत्तरी गोलार्ध में विस्तारित है। तो इन प्रश्नों का जब जवाब आप देते हो तो इससे आपको एक बेनिफिट मिलता है। लेकिन आप कई बार जो है मैं देखता हूँ कि बच्चे जो है क्या करते हैं कि छोड़ देते हैं इन चीज़ों को।
इन चीज़ों को आपको करना चाहिए, प्रैक्टिस करना, इससे आपको बेनिफिट डेफ़िनेटली मिलेगा। हमने ये डिस्कस ही किया था कि प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा है और जो है अगर कहा जाए तो सबसे छोटा जो है आर्कटिक हो जाएगा। हिंद महासागर की बात आगे करें तो यहाँ पे जो दिया गया है, हिंद महासागर का विस्तार उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण में दक्षिणी महासागर तक है। तो ये चीज़ आप सभी को पता है, इसमें कोई अलग नहीं है, ये सारी चीज़ें सेम ही है। अब भारत की जो दोनों तरफ जो कहा जाए कि 2 भाग हैं, भारत में हिंद महासागर की दोनों तरफ जो है 2 पार्ट दिखते हैं। एक को हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी और दूसरे को हम जो है कहते हैं अरब सागर, ठीक है? तो ये चीज़ आपको इम्पोर्टेंट तौर पे याद है ही और इसको रखना भी है। आगे जो है महासागर और आपदाओं की बात की है, तो महासागरों से जुड़ी हुई आपदाएँ कौन-कौन सी हो सकती हैं? एक चक्रवात, चक्रवात हो सकता है। दूसरा व अब इस को वर्षा, ठीक है? वर्षा आ सकती है। तीसरा सुनामी आ सकती है, ठीक है? तो अब इन पे क्या चीज़ें होंगी? अब इनका इम्पैक्ट सकारात्मक भी हो सकता है और सुनामी जैसी चीज़ों का नकारात्मक इम्पैक्ट भी हो सकता है। वर्षा जो है निरंतर जो है कई बार जो है आपको बेनिफिट दे सकती है और कई बार नुकसान भी करती है। तो इन चीज़ों को आपको समझना होगा कि आपदाएँ क्या होंगी? यहाँ से आपदाएँ जो है अगर देखा जाए तो ये प्रमुख आपदाएँ हैं जो स्थल मंडल पे आएँगी, ठीक है? ज़्यादातर इनमें से स्थल मंडल को प्रभावित करने वाली आपदाओं को हम बात करें। अब महासागर के अंदर आप हो, वहाँ पे अलग तरीके की होंगी। ठीक है? महासागर में हो, महासागर में मतलब आप समुद्री जो जहाज हैं उनसे आप यात्रा कर रहे हो, तो समुद्र का के जहाज का डूब जाना या फिर कहीं पे तेल शोधन का मतलब हो रहा है या फिर जो तेल निकाला जा रहा है या फिर खनिज हम निकाल रहे हैं समुद्रों से, तो वहाँ पे जो है कुछ दुर्घटनाएँ हो जाएँ तो वो अलग हैं, वो कृत्रिम एक तरीके से बोली जाएँगी। तो उन दुर्घटनाओं को लेकर के भी आप जो है करते हो तो वो आपदाओं में ही आएँगी और इनका जो है निराकरण जो हम किससे करते हैं? हम आपदा प्रबंधन के द्वारा करेंगे। ठीक है? तो बेसिकली क्या है कि भारत में हर गर्मियों में जो मानसूनी वर्षा होती है, वो महासागरों से ही उत्पन्न होती है और कहीं भी वर्षा हो रही है तो प्रमुख तौर पे आप क्या समझो कि ध्यान रखना कि उसके लिए जो जलीय संसाधन होगा, वर्षा का स्रोत होगा, वो हमेशा जो है कहीं न कहीं जुड़ाव रखेगा महासागरों से। ओके? फिर उसके बाद हम बात करें सुनामी की बात करें तो सुनामी के बारे में बताया गया कि सुनामी एक विशाल जो है शक्तिशाली तरंग होती है जैसा सभी को आपको पता है और महासागर तल में तीव्र भूकंप और ज्वालामुखी के फटने पर इसका निर्माण होता है और ये हजारों किलोमीटर तक जाकर के तटीय क्षेत्रों को डुबा सकती है जैसा कि 2004 में हुआ था जो बहुत प्रलयंकारी सुनामी थी और इसने भारत सहित जो है 14 देशों को प्रभावित किया था। ध्यान रखना भारत सहित बोल रहा हूँ, भारत को छोड़कर के 13 देशों के नाम लिए गए और ये कौन से देश हैं? ये जो देश हैं सामान्य तौर पे आपको कहाँ पे मिलेंगे? ये जो है दक्षिण और पूर्व एशिया के देश हैं, ठीक है? अब सुनामी क्या होती है? सुनामी का जो हम क्या कर सकते सुनामी हमने जैसा डिस्कस कर लिया, सुनामी बेसिकली एक जापानी शब्द है, ठीक है? यानी कि अथाह पानी की बात करता है वो। तो इसमें क्या होता है कि जल जो है ऐसे तरंग की तरह गति करेगा, जैसे स्थलमंडल के नज़दीक आता है तो ये प्रलयंकारी हो जाता है और बीच में आपको उस तरीके से पता नहीं लगेगा। लेकिन सुनामी की जानकारी हम पता कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने जो इसका अनुमान लगाने का जो एक तरीका यानी एक तरीके से एक यंत्र विकसित कर लिया है, जो तट पे टकराने से पहले, काफ़ी पहले ही सुनामी की चेतावनी दे देता है। ऐसा ही एक तंत्र भारत में है विकसित किया गया है, भारत ने सहयोग भी दिया। हिंद महासागर सुनामी जो संचार प्रणाली है, चेतावनी प्रणाली है, उसका विकास किया गया। ठीक है? तो इसके आगे हम बढ़ें तो आपदा प्रबंधन बेसिकली आपदा प्रबंधन क्या होता है कि कोई भी दुर्घटना हो रही है, किसी भी तरीके की समस्या उत्पन्न हो रही है, यानी कि आपदाएँ आ रही हैं जिसमें जान और माल की क्षति होगी, तो उसको हम आपदा प्रबंधन के थ्रू नियंत्रित करते हैं और इसमें सभी प्रकार की जो भारत में सभी प्रकार की आपदाएँ हैं, ध्यान रखिएगा, भारत में सभी प्रकार की आपदाओं के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण काम करता है। ठीक है? अब महाद्वीपों की बात कर लें। देखो महाद्वीपों को लेकर के इस बुक में कॉन्सेप्ट में ना बहुत सारे बदलाव दिखाए गए हैं। अब ये बदलाव कैसे हैं? बदलाव ये दिखाए गए हैं कि महाद्वीपों की संख्या सामान्य तौर पे आप 7 पढ़ते रहो और उसको लेकर के विवाद के बारे में पहले जो है नहीं बताया गया। लेकिन इस बुक में नई बुक में इस विवाद का ज़िक्र किया गया है। जो संख्या बताई गई है वो 4 से 7 हो सकती है। ठीक है? और उसके आधार पे क्वेश्चन्स आपके लिए यूपीएससी में बनना तय है। तो आप जो है यहाँ पे जो बताया गया है इसके पीछे के तर्क भी दिए गए हैं। तो जैसे अब यहाँ पे जो पहला जो तर्क दिया गया कि 4 अगर मानना हो तो हम कैसे मान सकते हैं 4? तो जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका जिन्हें हम अलग-अलग महाद्वीप मानते हैं, बेसिकली उनकी अवस्थिति कैसी है? वो एक तरीके से ऐसे जुड़े हुए हैं, तो ये जुड़े हुए हैं, इनका जुड़ाव है, ये दोनों स्थलखंड एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो स्थलखंड जब एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं तो वो अलग नहीं है। तो इनको जो है हम क्या कर सकते हैं
एक भूखंड के तौर पे, एक भूखंड के तौर पे आप रख सकते हो। उसी तरीके से आप जो है अफ्रीका, यूरोप और एशिया, एशिया का अगर मैप देखो, इन तीनों का मैप देखोगे तो ये तीनों भूखंड जो है कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यूरोप पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है एशिया से। अफ्रीका का भी जुड़ाव जो है अगर देखोगे अरब प्रायद्वीप के साथ है, तो अरब प्रायद्वीप के साथ जुड़ाव होने से ये एक भूखंड हो जाता है। ठीक है, अब ये एक भूखंड हो गया और ये एक भूखंड हो गया। तो इस तरीके से आपके जो टोटल है 3 जो है महाद्वीप जो हम कैलकुलेट करते हैं वो एक तरीके से जो है एक ही महाद्वीप या 2 महाद्वीपों में समाहित हो जाते हैं। तो अब इनको जो है हमने 2 कर लिया। अब यहाँ पे क्या होगा, तो एक हो गया अमेरिका, दूसरा हो गया अफ्रीका यूरेशिया, ठीक है, और बाकी इसके अलावा आपके हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, अंटार्कटिका। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, तो ये 4 बताए गए। अब आगे जो है इन्होंने क्या किया कि इसके बाद जो है सभी महाद्वीपों को जो है यहाँ पे चित्र एक तरीके से चार्ट में दिया हुआ है कि इनमें हम किस तरीके से जो महाद्वीपों की संख्या को जो है 4 से 7 के बीच में रख सकते हैं। 4 महाद्वीपों की जब आप गणना कर रहे हो तो अफ्रीका और यूरेशिया एक साथ हो जाएंगे और अमेरिका एक साथ हो जाएगा, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया अलग होंगे। फिर 5 महाद्वीपों में आप यूरेशिया जो और अफ्रीका है उसको आप अलग रख रहे हो, अफ्रीका, अमेरिका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया हो जाएंगे। इसी तरीके से 6 जब आप मानोगे तो अमेरिका, जो दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका को अलग कर दोगे, यूरेशिया एक में ही रहेगा। और 7 महाद्वीपों के कॉन्सेप्ट को आप जब मानते हो तो इसमें यूरोप भी अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन ध्यान रखना इसमें जो ये परिवर्तन है 7 महाद्वीप मानने का आधार जो है वो भी इसमें जो है दिया गया है। इसके पीछे जो यूरोप का जो जिक्र किया गया है, यूरोप में सांस्कृतिक, ठीक है, सांस्कृतिक विकास जो है उसके अलग चरणों या उसके अलग एक तरीके से कहें तो स्वरूप के कारण जो है उसको अलग रखने की बात की गई है कि यूरोप का जो सांस्कृतिक विकास है वो अलग तरीके से हुआ है, इसलिए उसको जो है अलग जो है महाद्वीप के तौर पे समझा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान रखना ये जो चीज़ है, ये दूसरा जो पॉइंट दिया गया बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूरोप और एशिया का सामान्यतः 2 महाद्वीप माना जाता है, यद्यपि मानचित्र में देखा जाए तो एक ही है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण, ठीक है, ये ध्यान रखना। पर ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारणों से यूरोप का विकास एशिया के विकास से बहुत भिन्न प्रकार का है। इसमें एक भौगोलिक कारक भी आएगा। भौगोलिक कारक क्यों आएगा, क्योंकि इसमें जलवायु का अंतर भी असर डालेगा, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये जो चीजें हैं आपको इंपॉर्टेंट तौर पे ध्यान में रखनी होंगी। ठीक है, और भूगर्भ शास्त्री जो है सामान्य तौर पे क्या करते हैं, एशिया और यूरोप को जो है एक ही महाद्वीप मानते हैं। तो इस तरीके के कोटेशन अगर आपको माना मिल जाता है तो आप गलत नहीं करेंगे, सावधान रहेंगे। क्लियर? इस देखो कुछ यहाँ पे मैं कहूँ तो आप ये ध्यान रखना कि कुछ जो है भूगर्भ शास्त्री जो है एशिया और यूरोप को एक ही महाद्वीप मानते हैं। अगर ये स्टेटमेंट आता है तो सही है, और अगर ये आता है कि सभी भूगर्भ शास्त्री जो है एशिया और यूरोप को एक मानते हैं तो वो गलत हो जाए। क्लियर? आप इसको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट तौर पे याद रखिएगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन बन चुका है। महाद्वीपों पे हमेशा क्वेश्चन बना है। एक ओलंपिक पे क्वेश्चन बना हुआ है। ओलंपिक के छल्लों में जो है ना 5 महाद्वीपों को रखा जाता है। तो इसमें कौन कौन से, तो अमेरिका को एक रखा गया है, ठीक है, लेकिन अमेरिका जो उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका उसको एक ही रखा गया, लेकिन इसमें अंटार्कटिका को शामिल नहीं किया गया। अंटार्कटिक महाद्वीप को शामिल नहीं किया गया है, इसलिए जो है 2 महाद्वीपों की संख्या कम हो जाती है तो 5 यहाँ पे बनते हैं। तो ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, बेसिकली जो है महाद्वीप जो है उनका प्रतिनिधित्व करते हैं जिनमें 2 महाद्वीपों को शामिल नहीं किया गया, जिनमें सामान्य तौर पे हम मानते हैं। तो व्यवहारिक रूप से 7 महाद्वीपों की अंतिम सूची को ही जो है व्यापक रूप से मान्यता दी गई है और उसको रखा भी जाता है। ठीक है, तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपको क्या पता है कि कौन सा महाद्वीप जो है सबसे बड़ा है और कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है। तो जस्ट कमेंट में मुझे बताइए कि कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है। अब द्वीपों की बात करें तो द्वीप क्या होते हैं, द्वीप छोटे भूखंड हो जाएंगे, महाद्वीपों की तुलना में छोटे भूखंड हो जाएंगे जो चारों तरफ से जो है जल से घिरे होते हैं।
ठीक है? तो एक सिंपल सा ये आप इसकी परिभाषा याद कर सकते हो। अगर बड़े आकार के होंगे तो उन्हें द्वीप नहीं कहते हैं, फिर वो जो है क्या हो जाएँगे, या तो अस्थलखंड महाद्वीप बन जाएगा या फिर उस तरीके से उसको जो है जोड़ करके रखेंगे, किसी के साथ संबद्ध कर देंगे। लेकिन आपको पता है क्या कि एक महाद्वीप है ग्रीनलैंड, इस पे क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यूपीएससी ने पीछे में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, ठीक है? अब ये द्वीप जो है ना विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, लेकिन एक तुलना कर दी गई है यहाँ पे अब, इस नई बुक में। भारत के 10 सबसे बड़े जो राज्य हैं, उनके क्षेत्रफल को जोड़ करके उसके बराबर होगा। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाए कि जो विश्व का सबसे बड़ा जो है द्वीप है, ग्रीनलैंड, उसका क्षेत्रफल भारत के 10 सबसे बड़े राज्यों के लगभग बराबर है। ठीक है? तो ये चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। दूसरा आपको ये पता ही है, एक फैक्ट है कि भारत में द्वीपों की संख्या की बात करें तो 1300 से अधिक है, सॉरी 1300 से अधिक है, और 2 मुख्य द्वीप समूह हैं हमारे लिए। एक बंगाल की खाड़ी में है और दूसरा अरब सागर में है। तो ये दोनों में क्या हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी में आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा, और जो है अरब सागर में लक्षद्वीप समूह। ठीक है? इसके आगे जो है एक महत्वपूर्ण जो तथ्य दिया गया है वो अंटार्कटिक मिशन पे है। अंटार्कटिक मिशन पे हमने क्योंकि अंटार्कटिक महाद्वीप इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो एक तरीके से निर्जन महाद्वीप है, और वहाँ पे भारत ने अपने शोध के लिए कई बार टीमें भेजी हैं और कई सारे स्टेशन स्थापित किए हैं। तो 1981 में भारत ने पहली बार जो है अंटार्कटिक मिशन की शुरुआत की थी, जिसमें जो है अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दक्षिणी गंगोत्री की स्थापना की गई थी। ठीक है? ये स्टेशन अब बंद हो चुका है। अब इसके अलावा और अन्य 2 बेस स्टेशन बनाए गए हैं जिन पे काम चल रहा है। वहाँ पे डाकघर की स्थापना की गई, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट था जब पीछे आप जाते हो। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो ये है कि महासागर और जीवन, देखो बेसिकली हमने जैसा अभी ऊपर में डिस्कस किया था कि महासागर और महाद्वीप जो है वो पर्यावरण के अत्यधिक जो है महत्वपूर्ण भाग हैं, अत्यावश्यक भाग के तौर पे रखे जाएँगे। क्यों? क्योंकि वो जलवायु निर्धारक के तौर पे भी हैं और संसाधनों की पूर्ति भी कर रहे हैं। ठीक है? महासागरों से महाद्वीप पर जो अगर कहा जाए तो वर्षा होती है और इससे जल चक्र संचालित होता है। तो उसी तरीके से जो है जल चक्र को जब आप पढ़ोगे आगे ना, तो उसमें आपको स्पष्ट तौर पे चीज़ें मिलेंगी। साथ ही साथ जो महासागर हैं वो जो पूरी पृथ्वी पे ऑक्सीजन उपलब्ध है उसका आधे से अधिक भाग, यानी लगभग आप आधा कह लो, आधा ऑक्सीजन जो है वो महासागरों से आता है। और महासागरों से कैसे आता है? वनस्पतियों से। ठीक है? इसकी वजह से इसको क्या कहा जाता है? पृथ्वी के फेफड़े के तौर पे कहा जाता है। ठीक है? ध्यान रखना, ये क्वेश्चन में आ सकता है। अगर ये पूरा स्टेटमेंट आता है कि दुनिया की आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है और इसलिए इन्हें पृथ्वी के फेफड़े के तौर पे कहा जाता है, तो ये सही होगा। पृथ्वी के फेफड़े के तौर पे एक और जो है नाम आता है अमेज़न जंगलों का। ठीक है? अमेज़न जंगलों का जो नाम आता है उसको भी आपको ध्यान में रखना है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, दोनों के लिए टर्म आता है, लेकिन अगर इसके साथ जोड़ करके आ रहा है कि ऑक्सीजन महासागरों की बात करते हुए क्वेश्चन में आएगा तो वो भी सही है, और अमेज़न के जंगलों के लिए भी आता है तो वो भी सही है। ठीक है? महासागरों का उपयोग किस चीज़ के लिए? तो हम संसाधन प्राप्ति के लिए करते हैं, व्यापार के लिए, एक तरीके से जलमार्ग का उपयोग करते हुए करते हैं। तो ऐसे कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं, और सांस्कृतिक प्रभाव भी होता है, क्योंकि मछली, खान-पान, रहन-सहन में असर पड़ता है, और जल को जो है वहाँ पे देवता, उन क्षेत्रों में जल को जो है देवता के तौर पे पूजने की परंपरा होती है आपको, यानी उसको जो है ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ठीक है? क्यों? क्योंकि जो है उससे जीवन संचालित हो रहा है, और मानव के साथ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मानव जिन चीज़ों के अगर कहें तो कारण या पीछे के रीज़न को खोज नहीं पाता, उसके लिए दैवीय कारकों को जिम्मेदार मानता है, या दैवीय जो है प्रभाव को स्वीकारता है। तो उसी तरीके से अतीत में प्राचीन काल में जब जल यानी महासागरों के प्रकोप के बारे में जानकारी, वैज्ञानिक कारणों के पीछे की जानकारी नहीं होती थी, तो उसे दैवीय प्रकोप के तौर पे माना जाता और उसे देवता के तौर पे पूजा जाता था। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। एक महत्वपूर्ण जो चीज़ है वो ये है कि जो विश्व महासागर दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 8 जून को मनाया जाता है, वो आप थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट तौर पे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें ये चैप्टर आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, और अगर आपको ये वीडियो मतलब ये कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है जो पढ़ाया गया है, अगर उसमें कुछ कमियाँ हैं तो वो भी आप कमेंट में बताइए, और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसे आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग जुड़ करके इस कक्षा का जो है लाभ उठा सकें, जो ज़रूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, चाहे आपका यूपीएससी हो, पीसीएस का एग्ज़ाम हो, ठीक है? या फिर आप टीजीटी, पीजीटी या सीटेट दे रहे हो, यूपी टेट दे रहे हो, तो उसमें भी ये काम करेगा। ओके? थैंक यू।